नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का अध्ययन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद शब्द यहीं से जन्म लेता है। राष्ट्रवाद यूरोप की क्रांति से। राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश के प्रति प्रेम, त्याग, एकता की भावना, या कह लो देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर कर देना, या फिर ये मान सकते हैं कि भाई अपने आप को एक साझा संस्कृति का मानना, जिसकी भाषा संस्कृति समान हो, ये राष्ट्रवाद कहलाता है। क्रांति से पहले यूरोप में, यानी यूरोप में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति होती है। और फ्रांस की क्रांति से पहले के समय जो लोग थे, वे अपने आप को एक राजा से जोड़ते थे, यानी अपनी पहचान है वो अपने राजा से मानते थे, है ना। उनकी खुद की कोई पहचान नहीं थी। वो किसी राजा या किसी राज्य को अपने आप से जोड़ते थे, जैसा हर देश में ऐसा होता था पहले। क्योंकि राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वो ये मानता था कि भाई ईश्वर ने मेरे को भेजा है, तो लोग उसी हिसाब से राजा को अपना प्रजा मानते थे। लेकिन धीरे धीरे ये सोच बदली और लोगों के अंदर एक राष्ट्र राज्य का विचार आया, और उसके बाद राष्ट्र राज्य के लिए संघर्ष करने लगे थे। और ये जो बदलाव है, इसी बदलाव ने राष्ट्रवाद की शुरुआत की थी। 1748 में एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सेरियो। उसने 4 चित्रों की एक ऐसी श्रृंखला बनाई जिसके अंदर उसने ऐसी कल्पना की कि दुनिया में कोई भी राष्ट्र किसी के अधीन ना होकर सभी राष्ट्र क्या हो, स्वतंत्र हो। यानी दुनिया के अंदर कोई भी राष्ट्र किसी के अधीन ना हो। उसने एक महिला को एक पहचान दी राष्ट्रवाद की, और जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल थी, दूसरे हाथ में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। और उस चित्र के आसपास यूरोप और यूरोप के अन्य जो देश है उनको एक कतार में दिखाया गया। 1789 में फ्रांस की क्रांति है, और यहीं से दुनिया भर में जो राष्ट्र का विचार है वो जाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से ही मानी जाती है। 1789 से पहले यूरोप में राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र। 1789 में फ्रांस में लुई 16वें का शासन था, जो कि एक निरंकुश और तानाशाह शासक था। जनता त्रस्त आ गई थी, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी तरस रही थी। इस कारण फ्रांस ने संगठित होकर निश्चय किया कि इस निरंकुश राजशाही सत्ता को उखाड़कर फेंका जाए। तो ये सपना उनका 1789 में पूरा हुआ, और फ्रांस की क्रांति ने निरंकुश सत्ता का हमेशा हमेशा के लिए, एक बार के लिए अंत कर दिया। इस क्रांति ने दुनिया भर में ये 3 शब्द दिए थे, और ये फ्रांस की क्रांति से ही जन्मे हैं: स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यानी सभी व्यक्ति जन्म से स्वतंत्र हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे उसने राज परिवार में जन्म लिया हो, किसान परिवार में जन्म लिया हो, जन्म से व्यक्ति स्वतंत्र होता है। समानता, कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता है, यानी समान, सभी व्यक्ति बराबर है, स्त्री पुरुष महिला। बंधुत्व, यानी सभी को भाईचारे से रहना चाहिए। अब लोगों ने राजा की प्रजा को नहीं मानकर अपने आप को राष्ट्र का नागरिक मानना शुरू कर दिया। क्रांति के बाद में जो पहले राजा को ही अपना सर्वोच्च मानती थी, अपनी पहचान राजा से ही मानती थी प्रजा, अब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आई, एक नवीन ज्ञान का संचार हुआ, तो उन्होंने अपने आप को राजा से ना जोड़कर अब एक राष्ट्र से जोड़ना शुरू कर दिया। यानी उनकी पहचान एक राष्ट्र के रूप में होनी चाहिए। और स्वतंत्रता के बाद में फ्रांस में एक नया झंडा तैयार किया गया, जो राजतंत्र का प्रतीक था झंडा, उसका अंत कर दिया गया, और एक नया फ्रांसीसी झंडा 3 रंग का बनाया गया। स्टेटस जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। दोस्तों, पहले राजतंत्र के समय स्टेटस जनरल नाम था इसका, और इसमें 3 अंग थे, और जिनमें मुख्य जो पावर थी वो पादरी वर्ग और राजा के हाथ में हुआ करती थी।
अब इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। और सभी देश में समान नागरिक कानून लागू किए गए। समान भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व कम दिया गया। राष्ट्रीय भाषा को महत्व दिया गया। पूरे देश में समान माप तोल की प्रणाली को लागू किया गया। आयात निर्यात शुल्क हटाए गए ताकि व्यापार बाधित ना हो और व्यापार चलता रहे। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद के विचार को जन्म दिया। लेकिन क्रांति के कुछ समय बाद ही फ्रांस में वापस नेपोलियन आ जाता है 1804 में, और फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र की स्थापना कर देता है। तो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट वापस फ्रांस का शासक बनता है, और 1804 में उसने नेपोलियन कोड लेके आया था, या नेपोलियन संहिता कह सकते हैं, या नागरिक संहिता भी इसका एक नाम है। यानी नेपोलियन ने एक समान कानून व्यवस्था लागू की जिसे नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहा जाता है, और ये कब आई थी? 1804 में। इस शासन में नेपोलियन ने एक समान कानून व्यवस्था को लागू किया। समान अधिकार यानी विशेष अधिकारों की समाप्ति, सामंती व्यवस्था का अंत किया गया, और प्रशासन को उसने सरल बनाया और व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। नेपोलियन ने यूरोप के अनेक राष्ट्रों पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, शुरू में नेपोलियन ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और यूरोप के कई राष्ट्रों पर उसने अपना आधिपत्य कर लिया। शुरू में नेपोलियन को लोग खूब पसंद करते थे, लेकिन बाद में लोगों की सोच बदलती गई। नेपोलियन अब लोगों की जो सोच में एक ताना सा रह गया, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और अंत में नेपोलियन का पतन हो जाता है 1815 में वाटरलू के युद्ध में। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।